हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं आपके सामने इंजीनियर एल.के. सैनी और आप देख रहे हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज। आनंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम यहाँ आज एक नया पॉइंट चालू करेंगे, साउंड। साउंड के बारे में आखिर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन तो 100% आ ही जाते हैं। साउंड अपने आप में एक साइंस में अहम भूमिका निभाने वाले टॉपिक हैं। साउंड है, लाइट है, ये इसीलिए आप लोग इस पॉइंट को अच्छी तरह से ध्यान दे करके पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे साउंड के बारे में कि किस प्रकार से हम साउंड के बारे में अध्ययन करेंगे और कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ध्वनि क्या है, ध्वनि का उत्पादन कहाँ से होता है और ध्वनि का प्रोपगेशन कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, उन सब बातों के बारे में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ध्वनि के बारे में बात करते हैं कि यह एक ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये बनती है कि ध्वनि किसका रूप है, एनर्जी का। और एनर्जी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना है कि ऊर्जा को कभी नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए आप लोग बता सकते हैं कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि ध्वनि एक क्या है, आपकी ऊर्जा है। बोल सकते हैं कि ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है, पहली बात। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। ध्वनि ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है। और दोस्तों ये बात आपने खूब पढ़ी अच्छी तरह से, 8वीं 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ी है कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि एनर्जी कन्वर्शन। और एनर्जी कन्वर्शन क्या होता है कि ऊर्जा को हम लोग एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, बल्कि ऊर्जा को कभी नहीं तो हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग याद रखिए कि ध्वनि जो है किस नियम का पालन करती है, तो आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण। हो सकता है आपके पास में एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्वनि किसका पालन करती है, और ऑप्शन ए आता है आवेश संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा हानि या आवेश हानि, ऐसे कुछ पूछता है। तो आपको ये बताना है कि ध्वनि जो है वो ऊर्जा संरक्षण का पालन करती है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग यहाँ तक। चलिए अब हम लोग बात ये करते हैं कि ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का उत्पादन कि यार उत्पादन कैसे होता है। अब ध्वनि का उत्पादन तो ये है कि हम लोग बोलते हैं तो हमारे कंठ से भी ध्वनि का जनरेट उत्पन्न हो रहा है, और वायुमंडल में भी आप लोग ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुनते हैं। तो ध्वनि का आखिर उत्पादन कैसे होता है, क्या बता सकते हैं इसके बारे में आप लोग। तो देखिए, ध्वनि का जो उत्पादन है वो आपको एक ही जवाब देना है, कंपित कणों से। कंपित कणों का मतलब यह होगा कि इस वायुमंडल में बहुत ज़्यादा धूल के कण हैं और वो धूल के कण एनर्जी को प्राप्त करके वाइब्रेट करते हैं, अर्थात कंपन करते हैं, और उन कंपन की वजह से ये कंपन जो है कणों का वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि यदि वो कण कंपन नहीं करेंगे तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। तो आपको ये बताना है कि ध्वनि का उत्पादन किससे होता है, कंपित कणों से। ठीक, अर्थात कंपित कणों का मतलब यह है कि वो कण परस्पर एक कंपन है या गतिशील हैं, मूवेबल हैं। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन है कंपित कणों के माध्यम से, लेकिन आपको ये पूछता है कि मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन। आप लोग ये बता सकते हैं यहाँ नोट लगा करके कि मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन, मनुष्य में ध्वनि का जो उत्पादन है वो होता है वाग तंतुओं से, वाग तंतुओं के द्वारा बोल दो या वाग तंतुओं से। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ध्वनि का जो उत्पादन है वो वाग तंतुओं के माध्यम से होता है, किसमें, मनुष्य।
और वैसे ध्वनि का उत्पादन होता है कंपित कणों के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, तो आप लोगों को यहाँ बताना है कि ध्वनि का संचरण यहाँ बताना है तरंगों के रूप में, तरंगों के रूप में, बस एक ही जवाब आपको देना है, तरंगों के रूप में। और दोस्तों आपने खूब पढ़ा है कि तरंगे क्या थी, कितनी प्रकार की थी और क्या उसके एग्जाम्पल थे। तो आप लोग यहाँ जवाब देने की कोशिश करना कि ध्वनि किस तरंगों के रूप में गति करती है। बिल्कुल आपने तरंगों के बारे में खूब अध्ययन किया है कि तरंगे क्या हैं, कितने प्रकार की हैं, और वहाँ ये भी पढ़ा है आपने कि ध्वनि तरंगों का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आपको यहाँ ध्यान ये करना है कि ध्वनि का संचरण तो तरंगों के माध्यम से है, लेकिन आपको पूछता है कि ध्वनि तरंगे किस प्रकृति की होती है, तो हम लोग वहाँ बात करेंगे ये ध्वनि तरंगों की प्रकृति सदैव और कौन सी होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति। होती है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल वेरी मोस्ट। ध्वनि का संचरण है तरंगों के माध्यम से या तरंगों के रूप में, और आप बोल सकते हैं कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति सदैव किस प्रकृति होती है, अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है। यहाँ आपको अच्छी तरह से याद करना है कि अनुदैर्ध्य प्रकृति और अनुप्रस्थ के बारे में तो आपने समझा ही है अच्छी तरह से। अनुप्रस्थ के बारे में हमने पहले वहाँ पर भी अध्ययन किया था और आगे आएगा जब भी और देखेंगे, लेकिन ध्वनि के बारे में ये कुछ बात और यहाँ तक आपने लिखा है। इसके नीचे मैं जस्ट आपको एक बात और यहाँ नोट लगाकर हम लोग नोट करते हैं कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, चलिए प्रकाश तरंगों की प्रकृति। तो आप लोगों को याद करना है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति सदैव अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। ये दोनों बात मैंने इसलिए लिखा है कि ध्वनि और जो प्रकाश है, ध्वनि और प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपने आप में महत्व रखते हैं, इसीलिए आपको याद करना है कि संचरण तरंगों के माध्यम से और ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति है वो सदैव क्या होगी, अनुदैर्ध्य प्रकृति, और प्रकाश तरंगों की जो प्रकृति सदैव अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। यहाँ तक आपने ये सब बातें पढ़ी हैं, किस प्रकार से ध्वनि का वाइब्रेट है, संचरण है, प्रकार है, और मनुष्य में ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि साउंड विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, निर्वात वगैरह जो भी है आपका, कि ध्वनि का जो वेग है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ माध्यम भी लिखेंगे और ध्वनि का वेग भी लिखेंगे कि कम है या ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट ध्वनि में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो लगाते हैं वो ये है आपका कि विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग, विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग। अब ध्वनि का जो वेग है आपका वो किस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग।
देखिए विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग, माध्यम लिखेंगे साइड में और ध्वनि का वेग लिखेंगे कम होगा या अधिक होगा या शून्य होगा या अनंत होगा, जो भी है। यहाँ माध्यम और ध्वनि का वेग। दोस्तों वैसे देखा जाए तो माध्यम जो है ध्वनि के, हम लोग माध्यम की बात करते हैं तो ठोस, द्रव्य और गैस होते हैं। अब इन तीन में हम लोग बात करते हैं कि ध्वनि का वेग कैसे कैसे होगा, क्या होगा। तो हम लोगों को मोटे मोटे तौर से याद करना है कि जैसे बात करते हैं ठोस, तो ठोस में ध्वनि का वेग जो है वो कैसा होगा, कम होगा, अधिक होगा, न्यूनतम होगा या शून्य होगा या अनंत होगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ इसका जवाब होगा। इसीलिए ठोस, द्रव्य, गैस, तीन माध्यम हमारे पास हैं। इनमें ठोस में ध्वनि का जो वेग है वो होगा सर्वाधिक, सर्वाधिक। इसी प्रकार द्रव्य की बात करते हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य में जो वेग है वो लिखने से पहले हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए गैसों में जो ध्वनि का वेग है वो है आएगा आपका न्यूनतम, न्यूनतम। ठीक, अब आप लोग खुद ही इस बात को समझ गए होंगे कि ठोस में सबसे अधिक है और गैस में न्यूनतम बोल सकते हैं, कम बोल सकते हैं। तो यहाँ द्रव्य में क्या होगा, तो द्रव्य में आप बता सकते हैं कि ठोस से तो कम होगा लेकिन गैस से क्या होगा, अधिक। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ठोस से कम व गैस से अधिक होगा। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ दोस्तों हम लोग एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ माध्यम तो नहीं है लेकिन एक पोजीशन बनती है, एक अवस्था है। कौन सी? निर्वात, जिसको आप लोग वैक्यूम बोलते हैं। अब निर्वात के बारे में बात करते हैं कि निर्वात में ध्वनि का वेग कैसा होगा। निर्वात के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बहुत अच्छा लाइन है। निर्वात जो है, निर्वात में ध्वनि का वेग, निर्वात का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि वहाँ कोई माध्यम नहीं है, कोई कण गतिशील नहीं है, इसीलिए निर्वात में ध्वनि का जो वेग है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या होगा, आपका शून्य। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो दोस्तों आपने ठोस, द्रव्य, गैस के बारे में ध्वनि का वेग पढ़ा है और उसके बाद में पढ़ा है निर्वात, कि निर्वात में ध्वनि का वेग कैसा होगा, शून्य। अब ये थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में एक विस्तार से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से वेग अधिक होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है या शून्य होता है, क्या है। देखिए मैंने आपको ये कहा था कि ध्वनि जो है वो सदैव कंपित कणों के द्वारा उत्पन्न होती है, अर्थात कण यदि कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे तो ध्वनि का उत्पादन होगा, अन्यथा बिल्कुल भी उत्पादन नहीं होगा। ठोस के बारे में बात करते हैं, सभी चीज़ें ठोस हैं, पत्थर है, लकड़ी है, स्टील है, इस्पात है, एल्यूमिनियम है, जो भी है। इन ठोस में क्या होता है, ठोस में जो कण हैं बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं और वो कण क्या करते हैं कि वाइब्रेट करते हैं या एक स्थान से ध्वनि को दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। इसका मतलब यह होगा कि ठोस में कण जो हैं उनका एक घनत्व है कणों का, वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या है, नज़दीक नज़दीक है, इस प्रकार अर्थात ध्वनि जो है वो इस प्रकार से यहाँ ट्रांसफ़र होगी, यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी, यहाँ से यहाँ होगी। इसका मतलब ध्वनि का जो वेग होगा वो ठोस में क्या होगा, आपका सर्वाधिक होगा। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं कि गैस में, वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके बारे में तो आप जानते ही हैं कि वायुमंडल में गैस जो है बहुत ज़्यादा धूल के कण हैं और वो कण कभी भी स्थिर नहीं होते हैं, कहीं ज़्यादा भी हो सकते हैं, कहीं कम भी हो सकते हैं, मूवेबल हैं, चलते रहते हैं। लेकिन ये तो ज़रूर है कि वायुमंडल में जो कण हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर हैं, अधिक दूरी पर है। इसका मतलब यह होता है कि वायुमंडल में गैस के जो आपके कण हैं, धूल के जो कण हैं आपके, उनमें आपका डेंसिटी कम है या घनत्व क्या है, कम है। वो कण आपके इस प्रकार से दूर दूर है, ऐसे।
तो ये जो कण क्या करेंगे, ये आपकी एनर्जी को या ध्वनि को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। तो वहाँ बिल्कुल आपका स्पेस है बीच में, और स्पेस की वजह से वेग क्या होगा, आपका न्यूनतम होगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य में जैसे जल की बात करते हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि जल के जो कण हैं वो गैस से तो अधिक नज़दीक हैं, लेकिन ठोस से तो क्या है, कम ही है। इसी प्रकार आप लोग समझ सकते हैं कि द्रव्य में जो कण हैं उनकी एक सघनता, एक जटिलता इनसे तो कम है, लेकिन इनसे क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए ध्वनि का वेग द्रव्य में ठोस से तो क्या है, कम, लेकिन गैस से क्या होगा, अधिक। इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा, निर्वात। निर्वात का मतलब यह है कि इसमें जो कण हैं जहाँ हैं वहीं हैं, बिल्कुल स्थिर नहीं है। बिल्कुल आपके जो निर्वात हैं, निर्वात में जो कण हैं बिल्कुल स्थिर हैं, कोई यहाँ क्रिया नहीं है। अर्थात ये होता है कि जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई मीडियम है, और आप लोग यहाँ से बोल रहे हैं और यहाँ तक पहुँचना है आपको। अब इसके बीच में बिल्कुल कोई कण है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई कण नहीं है। बिल्कुल क्या है, सभी आपके साफ है कण, बिल्कुल तो कण ही नहीं है। इसका मतलब एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपकी नहीं जा सकती है। इसका मतलब यह है कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होगा, आपका शून्य। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो इस प्रकार से आपने ध्वनि के बारे में पढ़ा होगा कि विभिन्न माध्यम में ध्वनि का वेग, ये दोनों लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती है। अच्छी तरह से अपने हिसाब से इसको याद कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो था ध्वनि के बारे में थोड़ा सा परिचय, किस प्रकार की तरंगे हैं, कितना वेग है, कैसा उत्पादन होता है, और ध्वनि तरंगे सदैव किस रूप में गतिशील करती हैं, ये बारे में आपने पढ़ा है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि को और तरंगों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें क्या संबंध है और किस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं। चलो, नमस्ते।